देवभूमि उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव है, लिहाजा तैयारियां तेज है। राज्य में बीजेपी की सरकार है और सरकार युवाओं और महिलाओं पर फोकस कर रही है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने लाखों छात्रों के साथ संवाद किया, साथ ही महिलाओं से भी बातचीत की। सवाल है कि बीजेपी की सरकार क्या मंथन से विकास की राह पर चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में प्रदेश भर के लाखों छात्र वर्चुअली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़े। बच्चों ने मुख्यमंत्री से पढ़ाई, रोजगार और विकास से जुड़े सवाल तो पूछे ही, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता दिखाई नशे, पेड़ों की कटाई, पहाड़ों के अस्तित्व और पर्यावरण को लेकर। किसी छात्र ने देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया तो किसी ने विकास के नाम पर पहाड़ काटे जाने वाले सवाल उठाए। वहीं पहाड़ के गांव में बढ़ते नशे और स्कूल के आसपास ड्रग्स की बिक्री को लेकर भी छात्रों ने सरकार से सवाल किए, जिसका मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बच्चों ने जिन मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने उठाया, क्या सरकार उन पर जमीन पर भी काम करेगी या फिर नहीं। तो सीएम धामी ने छात्रों और महिलाओं के साथ सीधे संवाद किया। एक तरफ युवा विद्यार्थी मंथन, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ सम्मेलन, जहां पर महिलाओं से संवाद किया गया। लेकिन आखिरकार इसके जरिए सरकार करना क्या चाहती है? क्या ये एक फीडबैक के तौर पर उनसे बातचीत की गई जिसका धरातल पर असर देखने को मिलेगा, या फिर सिर्फ चुनावी ढोंग है? इस पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए आज हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट है। सीधे रुख करते हैं आज के खास पैनलिस्ट का। हमारे साथ संजीव वर्मा जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संदीप चमोली कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी घिल्डियाल यूकेटी की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। सभी पैनलिस्ट का स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करते हैं संजीव जी आपसे। आखिरकार सीएम धामी पहले छात्रों से संवाद करते हैं, उनके विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में शामिल होते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ भी एक सम्मेलन में शामिल होकर संवाद स्थापित किया जा रहा है। आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या करना चाहती है सरकार? निश्चित देखिए, सरकार तमाम युवाओं के, मातृशक्ति के, किसानों के और हर वर्ग के साथ है। उनके विचार जानती है, उनके सुझाव लेती है। उत्तराखंड के प्रदेश के विकास के लिए हम क्या हमारी सोच है, क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और विकास की गति भी लगातार उत्तरोत्तर हम लोग आगे बढ़ें, उसके ऊपर सरकार लगातार जनता के बीच जाती है, जनता से डायरेक्ट इंटरेक्शन करती है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, युवाओं को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 2017 से पहले, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में यहाँ पर भू माफिया एक तरह से बुरी तरह से हावी था और बच्चों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ करता था, और पूर्ववर्ती सरकारें ये जो नकल माफिया था और तमाम तरीके का जो माफिया, उसको प्राश्रय देती थी। उनकी कमर तोड़ते हुए और पूरी तरह से नकल माफिया को नेस्तनाबूद करते हुए हमारी सरकार आई और 100 से ज़्यादा इस प्रकार के तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। जो तमाम जितने भर्ती घोटाले पूर्ववर्ती सरकारों में, पटवारी हुआ, दरोगा हुआ, वीडियो हुआ और तमाम तरीके के जितने घोटाले हुए, उन तमाम घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए हमारी सरकार ने लगातार कदम उठाए। जो हमारा युवा है उसके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ, और आज आप देखें जो हमारा कठोरतम नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में आया है, वो एक तरह से नज़ीर बना है पूरे देश भर के सामने, और हमारे युवा के अंदर जो एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ, वो उसी का एक सत्परिणाम है। 34,000 सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बना है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे युवाओं से संवाद किया जा रहा है, वो एक तरह से आत्मनिर्भर उत्तराखंड हमारा कैसे बने, वो हमारा विकास भी साथ साथ चले, पर्यावरण को भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो,
पूरी तरह से नशा मुक्त उत्तराखंड, नशा मुक्त भारत की दिशा में हम लोग जिस प्रकार से हमारी सरकारें आगे बढ़ रही हैं, उस पर भी हमारे युवाओं ने अपने विचार रखे, अपने सुझाव दिए, और मैं सोचता हूँ उन सुझावों को लेकर सरकार भी आगे बढ़ रही है। और उत्तराखंड जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक है। के द्वारा बोला गया विजन 2025 में, हमने उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसी दिशा में सरकार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी है। और विजन 2025 पूरी तरह से साकार करते हुए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जिस प्रकार से उत्तराखंड को स्थापित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, मैं सोचता हूँ एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुआ है। और उसी दिशा में लगातार कदम ताल करते हुए हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार सर्वश्रेष्ठ राज्य बन भी पाया है उत्तराखंड या नहीं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है या फिर सभी प्रदेशवासियों का भी यही मानना है कि उत्तराखंड जहां वो रह रहे हैं, जहां के वो निवासी हैं, वो सर्वश्रेष्ठ राज्य भी है। क्या उन सबको भी ऐसा महसूस हो पा रहा है, ये भी जान लेना उतना ही जरूरी है। संदीप जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ और आपसे जानना चाहूंगी, आखिरकार जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया जाता है तब ये तंज कसा जाता है कि छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, छात्रों को इकट्ठा कराया जा रहा है और उनको एक अलग ही पाठ पढ़ाया जा रहा है, सरकार के खिलाफ भड़काया भी जा रहा है। इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल भी किया गया था। मैं ये नहीं जानती कि मैं आखिरकार किसने ये शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन आप मुझे बताइए अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जब सरकार की ओर से इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ पर युवा विद्यार्थियों से मंथन किया जा रहा है, महिलाओं के साथ भी सम्मेलन किए जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। निशी जी, जिस देश में लगातार परीक्षाओं में पेपर लीक होने के कारण हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि उत्तराखंड की एक बेटी इसलिए आत्महत्या कर ली थी कि जब वो परीक्षा दे के आती है उसे पता चलता है कि जिस परीक्षा में वो बैठी थी उस परीक्षा का पेपर पूर्व में लीक हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि एक बेटी की मनोदशा उस समय क्या रही होगी। बिल्कुल। उन सब चीज़ों को युवाओं को जागरूक करने के लिए जब उत्तराखंड में हमारे नेता राहुल गांधी आते हैं और एक कार्यक्रम करते हैं जिसे छात्रों का गुण नाम दिया जाता है, जो पूर्णतः छात्रों से संबंधित, हमारे किसी नेता ने वहाँ कोई बयान तो नहीं दिया, कोई भी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के वहाँ नारे नहीं लगे। वो एक ऐसा विशुद्ध, एक ऐसा आंदोलन था जो पूरे देश में छात्रों के लिए चलाया जा रहा है, जिससे छात्र जागरूक हो सके। ये अच्छी बात है कि हमारे देखा देखी बीजेपी जागी है। आज अगर आप मुख्यमंत्री जी के सम्मेलन को निशी जी करीब से देखेंगी तो उनकी आंखों में आंखें डालकर इस प्रदेश के उस पीढ़ी ने, जिस शायद उसमें से अधिकांश बच्चे तो मुझे ऐसा लग रहे थे जब राज्य बना होगा वो पैदा भी नहीं हुए थे, उस पीढ़ी ने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर ये उनसे पूछा है, क्यों पहाड़ को आपके द्वारा अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है, क्यों आज पूरे उत्तराखंड में नशे की खेप के कारण, आपको जान के हैरानी होगी, जो एनसीआरबी का डाटा कहता है 60% हमारे यहाँ जो है ड्रग्स के मामलों में वृद्धि हुई है। स्मैक हमारे यहाँ हर गली मोहल्ले में देहरादून में वर्तमान समय में बिक रही है। अगर आप और भी हैरानी का अगर आप देखेंगे तो लगभग 1015 मामले तो लगातार एक वर्ष के ही हैं। अगर ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ 2019 से 2025 तक के आंकड़े की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, आधिकारिक आंकड़ा, वेबसाइट पर डाटा देख सकते हैं। इस राज्य का युवा जब एक मुख्यमंत्री से कहता है, पूछता है, जब वो जो मुख्यमंत्री अपने आप को स्वयं युवा बताते हैं और पूछता है कि क्यों नहीं पूर्ण शराबबंदी आपके द्वारा कराई जा रही है। पूर्ण शराबबंदी तो नहीं हुई, लेकिन ये अकेली एक ऐसी सरकार थी जिसने एक दुकान के ऊपर एक दुकान का एडिशनल ऑफर इस प्रदेश को दिया है। ऐसी जी, आज इस प्रदेश में जितनी ग्रोसरी की दुकानें नहीं हैं, जितनी चप्पल जूते की दुकानें नहीं हैं, जितनी दूध दही की दुकानें नहीं हैं, उतनी उससे भी डबल मात्रा में शराब की दुकानें खोलने का जो कीर्तिमान जाता है वो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम जाता है और तत्कालीन बीजेपी सरकार के नाम जाता है। ये एकदम आधिकारिक आंकड़ा है। आज की डेट में पहले तो शराब का एक ठेका होता था, अब एक मॉडर्न शराब का ठेका हो गया है। मॉडर्न शराब का ठेका, आप जहां बैठी हैं आपके चारों कोनों में एक एक मॉडर्न शराब का ठेका है। आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तराखंड एक अकेला ऐसा प्रदेश है जिसमें इस व्यवस्था को लागू की गया, जिसमें ग्रोसरी से ज्यादा भी और रिबिट के तहत उनको खोलने दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। लगातार लोग उस काम को कर रहे हैं जिससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से जब इस प्रदेश का युवा पूछता है कि क्यों हमारे यहाँ इतने पेड़ कट रहे हैं, क्यों हमारे यहाँ पेड़ कटने, अच्छा एक बात निशी जी समझनी पड़ेगी
आप और हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं। जब ऋषिकेश है। 7 मोड़ की जब बात आती है तो वहां पेड़ कटते हैं। जब जनता शोर मचाती है कि जो ये 4000 पेड़ काटने का आपने काला फरमान जारी किया है, तब जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी सरकार जागती है। ये सबको मानना पड़ेगा। जब जनता, कोई राजनीतिक दल नहीं, सभी दलों के समावेश से जनता जब उनको जगाने का काम करती, तब उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ पेड़ कट रहे हैं। कभी आप जो है पौंदा हाईवे के नाम पर 6000 पेड़ों को काट देते हैं, कभी देहरादून हाईवे के नाम के 6000 पेड़ों को काट देते हैं। आपको विकास के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि उस विकास की जो नींव रखी जा रही है वो इस राज्य के बर्बादी पे ना रखी जाए। बिल्कुल, देखिए समझने की ज़रूरत है और ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो युवाओं द्वारा पूछे गए हैं, जिनका जवाब भी अभी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ संजीव वर्मा जी, उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन मीनाक्षी जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस खास कार्यक्रम को लेकर? क्या लगती है, सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ है? और जो सरकार ने फीडबैक लिया है छात्रों से उनके सवाल पूछकर और जो जवाब मिला है उस पर क्या मंथन हो पाएगा? देखिए निशि जी, सबसे पहले तो जो शक होता है वो इसी पे होता है कि जो संवाद किया गया है वो किन लोगों के साथ किया गया है, किन स्टूडेंट्स के साथ किया गया है। असल में जो मतलब अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी है और उस पर अगर कुछ लिमिटेड बच्चों के साथ संवाद करके इन्हें लगता है कि हम एक नैरेटिव सेट कर देंगे जनता के सामने कि कोई समस्या नहीं है, बच्चे बहुत खुश हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें कि संवाद करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है तरक्की की तरफ है। लेकिन अगर असलियत देखी जाए तो असलियत ये है कि उत्तराखंड जो राज्य है उसकी जो दिशा होनी चाहिए थी उसकी दिशा इन्होंने बिगाड़ दी है, दशा बिगाड़ दी है। पर्यावरण के नाम पे कई सवाल उठे हैं, ठीक है, वो बेशक इनके आप देखिए कि वो लिमिटेड एक अमाउंट है बच्चों का, लेकिन उसमें भी सवाल उठे हैं पर्यावरण को लेके, उसमें भी सवाल उठे हैं नशे को लेके। तो असलियत ये है कि वो लिमिटेड जो अमाउंट ऑफ बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि प्रदेश में क्या स्थिति हो गई है। जहाँ तक ये महिला संवाद और महिला सम्मान की बात करते हैं तो वहाँ पे भी अगर धरातल पे जाके महिलाओं से पूछा जाए कि आखिर ये लखपति दीदी कौन बन रही हैं, तो आप असल में देखेंगे कि जो नीडी है, जिसे आवश्यकता है, उनके पास तो ये योजना पहुँच ही नहीं रही है। उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये लखपति दीदी योजना है क्या। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी महिलाओं को लेके कि हमारे प्रदेश में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे महिला बेरोजगारी जो है वो 100% है, क्योंकि महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बाद भी कई बार क्या होता है, कई ऐसे प्रॉब्लम्स उनके सामने आते हैं जिसका निवारण इस सरकार द्वारा नहीं होता है, वो उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती है। तो इन सब मामलों में हमें लगता है कि महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ती जा रही है। मतलब पुरुषों की तो है ही बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है, लेकिन महिलाओं के अंदर 100% बेरोजगारी दर है। क्योंकि देखिए महिलाओं के लिए कुछ इस तरह की योजनाएं जो है, या हॉस्टल सिस्टम या बच्चों के लिए क्रैच सिस्टम, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो सरकार द्वारा यहाँ पे दी नहीं जाती, जिस कारण फैमिली जिम्मेदारियों के कारण उनको नौकरी भी छोड़नी पड़ती है। कभी आप देखेंगे कि महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी, लोकल में जॉब अपॉर्चुनिटी ना होने के कारण उनको जॉब छोड़ना पड़ता है। आप देखिए कि पुरुष तो फिर भी बाहर चला जाता है जॉब करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में तो यही हो रहा है कि यहाँ पे हमें रोजगार मिल नहीं रहा है, हमारे बच्चे बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं। तो जो महिलाएं हैं वो तो बाहर भी नहीं जा पा रही हैं, तो जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ता जा रहा है। और आप इन्हें जो लखपति दीदी के नाम पे जो उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उसका जो रियलिटी है वो यही है कि जो एक्चुअल में नीडी है उसके पास तक ये योजना पहुंची ही नहीं है। तो असल में अगर पिक्चर देखने की कोशिश की जाए पूरे उत्तराखंड की, तो ये महिला संवाद और युवा संवाद सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। असल में सरकार की नीयत इन सब चीजों को ठीक करने की नहीं है। बिल्कुल, इस पर जवाब लेते हैं राकेश मिश्रा जी। ये मंथन विकास की राह के लिए है या फिर राजनीतिक स्टंट? देखिए, किसी भी राज्य को के सार्वभौमिक विकास के लिए सभी की भागीदारी होनी आवश्यक है। अगर इसको आप राजनीतिक स्टंट के रूप में देखा जाए तो हाँ, उत्तराखंड चुनावी राज्य है। हर वर्ग से अपना फीडबैक लेना और उनको उस बारे में जानकारी प्राप्त करना कि हमारे क्षेत्र में क्या कमी रह गई, ये एक शासक की दूरदर्शिता का लक्षण हो सकता है। अब सवाल उठता है कि हमारे प्रदेश ने इस 10 सालों में क्या अचीव किया, ये भी समझने की बात है। आप आंकड़ा उठाइए, कामकाजी महिलाओं के विषय में अगर बात किया जाए तो जहां पूरे देश में उत्तराखंड पहले 20वें नंबर पे था, आज वो
16वें पायदान पे है। पहले उत्तराखंड की महिलाएं, सकल महिलाएं 30% से भी कम कामकाजी थीं, जो आज आंकड़ा बढ़कर 47% से ऊपर है। तो सरकार ने कुछ तो प्रयास किया होगा। अब दूसरे नंबर पे आइए, एक बात संदीप भाई ने बड़ी अच्छी उठाई, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वो है नशे को लेकर। नशे को लेकर छात्रों ने भी बातें उठाई और दोनों बातों के बीच में एक बात समझ में आती है कि जब उत्तराखंड राज्य मोस्ट कंज्यूमर ऑफ लीकर के रूप में देखा जाता है तो 11वें स्थान पे आता है और हमारी जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। मतलब हम 1.5 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, 1,40,00,000, उसमें से बच्चे भी होंगे। तो मूलतः उपयोग करने वाली जो जनसंख्या है वो 80 लाख के आसपास है और हम 11वें नंबर पर अपने आप को स्टैंड करते हैं। इसका मतलब शराब के उपयोग में, उपभोग में हमारा राज्य आगे है। और ये नियम है, किसी भी क्षेत्र में अगर जाया जाए तो जब तक मार्केट नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। तो अब समझने की जरूरत इस बात की है कि हम प्रशासन से अगर डंडा डालते हैं, प्रशासन अगर डंडा डाले कि शराबबंदी हो, तो दूसरे राज्यों से ब्लैकमेलिंग शुरू होगी, दूसरे राज्यों से, जैसे बिहार में चल रहा है, वो एक कारण हुए। अब यहां जन जागरूकता की जरूरत है। शराब छोड़ने से या शराब का उपयोग कम करने से समाज में बदलाव आएगा और ये किसी एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के हर प्रबुद्ध वर्ग की जिम्मेदारी है कि शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ा जाए और खासकर वो आंदोलन में हर प्रबुद्ध वर्ग, हर वर्ग के लोग आए। अब आप देखिए, ऋषिकेश का मैटर चल ही रहा था कि ऋषिकेश में गंगा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, वो जब आप टिहरी वाले रोड पे चलते हैं तो एक अच्छी खासी शराब की दुकान है। ये धर्म क्षेत्र है, रायवाला पहुंची, एक अच्छी खासी शराब की दुकान है, ये देवभूमि है। आप समझ रहे हैं? तो अब इस पर विरोध करने से बेहतर है वहां, और देखिए भीड़, हनुमानगढ़ी पे प्रसाद चढ़ाने वालों की उतनी भीड़ नहीं है जितनी उस दुकान पे भीड़ है। आप यहां से निकलिए, ऋषिकेश की तरफ मुड़िए और जैसे भानियावाला के आप उतरते हो, सबसे पहले शराब की दुकान है, गाड़ियां खड़ी हैं वहां, बोतलों पे बोतलें रखी जा रही, तो बिक रही है। समाज में बदलाव की जरूरत तब है जब जनता जागरूक होगी, नहीं तो आने वाले समय में हरियाणा से पेटियां आएंगी, उत्तर प्रदेश से पेटियां आएंगी, हिमाचल प्रदेश से पेटियां आएंगी और कंज्यूम होगा। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं राकेश मिश्रा जी, डिमांड्स पर भी डिपेंड करता है जी। और डिमांड जिस प्रकार की रहेगी उसी हिसाब से सप्लाई होता है और इसी के चलते हो सकता है कि मोस्ट कंज्यूमिंग स्टेट के रूप में ये उभरता हुआ नजर आ रहा हो और सरकार की सप्लाई भी उसी तरीके से किस तरीके बढ़ी जा रही है, ये भी समझने की जरूरत है। इस पर आएंगे क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ा राजस्व का सोर्स ही ये शराब है और आखिरकार इसके जरिए सरकार क्या कर रही है, इस पर भी हम लोग विचार करने की कोशिश करेंगे क्योंकि नशा इस वक्त प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है और युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं इस नशे ने दबोच कर रखा हुआ है, खरोच कर रखा हुआ है। इस पर वापस लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आपसे बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और क्वेश्चनहार में हम लोग बातचीत कर रहे हैं सीएम धामी के छात्रों और महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम की। लेकिन आखिरकार इस कार्यक्रम को लेकर जो सियासत गरमा रही है उस पर भी हम लोग मंथन कर रहे हैं और मंथन जब हर जगह हो रहा है तो राजनीतिक मंथन भी करना उतना ही जरूरी हो जाता है। सीधे रुख करते हैं हमारे पैनलिस्ट और सीधे रुख करना चाहूंगी संजीव जी आपका। संजीव जी, युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है लेकिन छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर सवाल उठाए जाते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों? अगर वो करें तो दिक्कत, आप करें तो फीडबैक, विकास की राह। निश्चित जी, देखिए, सबको अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी, अपनी बात को रखने का भी, और कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन बात यह है कि उस समय एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है जब राहुल गांधी छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम करते हैं और चिन्हित करके एक सेलेक्टिव मोड में करते हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में करते हैं।
क्यों नहीं कर्नाटका में करते, क्यों नहीं तेलंगाना में करते, क्यों नहीं हिमाचल में करते, क्यों नहीं केरला में करते, क्यों नहीं झारखंड में, जहाँ पर उनकी कोलिशन अधिकतम राज्यों में अब आपकी सरकार है तो कहीं ना कहीं तो वो भी पैर पसारेंगे ही ना। नहीं, ऐसा है ना, वो उद्देश्य ये नहीं है कि छात्रों से एक कनेक्टिविटी करनी है या छात्रों से इंटरेक्शन करना है। देखिए, बरसात का मौसम आ गया है, बरसात के मौसम में मेंढक टर्टर करने लग जाते हैं, मेंढक भी निकल आ जाते हैं। मगरमच्छ है, मेंढक टर्टर वो आज जो कर रहे थे मगरमच्छ वाला काम था। और इस समय बंदर हैं। देखिए 5 साल, सब नकलची 5 बंदर साल में एक बार आपने ये कार्यक्रम, ये बरसाती मेंढक निकलते हैं, बात ही तो किया है। बरसाती बरसाती हम मेंढक होके मान लिया, 5 साल में एक बार निकलते हैं। हम तो मेंढक हैं, तो टट्टर करेंगे, तुम तो डसोगे। और राहुल गांधी की हम जहाँ तक बात करते हैं, राहुल गांधी की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये हिट एंड रन वाले भंडारी में आपने डसा, मूल निवास भू कानून में आपने डसा, आपने आपके आधे नेता तो बलात्कार में जेल काट रहे हैं। भाई, मजबूत भू कानून लाने का श्रेय भी हमारे पास ही है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय भी हमारे पास है। नशे में आपका पहला नंबर, बेरोजगारी में आपका पहला नंबर। भंडारी आप के तो वो लोग हैं जिन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ में भी चोरी करा दी, उनको आपने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। अरे भैया, आपका बस चले माध्यम से तो आप जो है गरीब आदमी के मुंह से निवाला छोड़ लो। कोर्ट के माध्यम भैया, से आप उनके अब ऊपर तो लोग कार्रवाई लगे करवाने का काम किसी किया, आप विश्वास नहीं करोगे। बीजेपी का कोई नेता वोट मांगने उत्तराखंड में घूम रहा है ना, अरे मेरे तो माँ कह रही बेटे बाहर आ जा, लुटेरे आगे। अरे ये नौबत है। हाँ, लुटेरे आगे, लुटेरे आगे, खड़के आगे, खड़के आगे, लुटेरे की पार्टी जो 7-7 करोड़ रुपए में बिहार में टिकट बांट रहे थे, राम का मुकुट खा गए। और अभी तो चंपत राय अभी खड़गे आए, उन्होंने कहा लाओ केदारनाथ में वो लाओ नोट लाओ और टिकट ले जाओ, अगर विचार करने लाओ नोट लाओ और टिकट ले जाओ, ये तो लाओ अब नोट लाओ और ठीक है, नौकरी ले जाओ। ठीक है, जिस तरह से आप अपने उन्होंने कहा लाओ कांग्रेस लाओ, वो उन्होंने कहा लाओ नोट लाओ और टिकट ले जाओ, और अपने कांग्रेस शासित राज्यों में कहते हैं लाओ नोट लाओ, पर्ची ले जाओ, खर्चा दे जाओ, खर्चे सब करेंगे। इनके राज्यों में उन्होंने भेजेंगे वापस। खड़के जी ने चंदा चोरों की पार्टी इसको वापस भेजेंगे। एक करके बात रखिए। खड़के जी, मेरी बारी है तो मेरी बारी है आपकी, 10 साल से आप ही की तो बारी है। बिल्कुल, आप ही लूट रहे हैं इस प्रदेश को, आपने लूटा 10 साल से। भैया 10 साल आप इंतजार कर रहे हैं। भैया 10 साल आपने लूटा है, हमने तो 10 साल कौन सा विकास? धामी जी का जो बंगला बन रहा है डिफेंस कॉलोनी में, वो विकास है। 2 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमने किया। और कौन सा विकास है? आप तो भैया यहाँ विकास की आप तो परिभाषा नेगेटिव पॉलिटिक्स वाले हो, आपका विकास की नेगेटिव परिभाषा। अरे पॉलिटिक्स भैया वाले हो, देख लिया, कोई बर्दाश्त नहीं कर महिला रहा, की अध्यक्षा इसीलिए जो है सत्ता से बाहर हो 10 साल से, और अगले 10 साल भी सत्ता से बाहर रहने वाले हो। चिंता नहीं है, चिंता मत करिए। आपने पूर्व नदी खाले आप विपक्ष में हो, विपक्ष में ही रहोगे। अच्छा बिल्कुल रुकिए जरा इस टॉपिक पर आते हैं लौटकर। रुकिए संजीव जी जरा सुनिए, संजीव जी सुनिए आप। अरे आप सुनिए, अरे आप सुनिए। अभी खड़गे जी ने कहा 30 लाख सरकारी नौकरियां अभी बैकलॉग में है, जिसमें केवल कर्नाटका में 2,84,000 केवल कर्नाटका में है। अरे रुकिए जरा संजीव जी, देखिए संजीव जी जरा रुकिए। 30 लाख में से 23 लाख नौकरियां इनके 5 जो स्टेट हैं, केवल 5 स्टेट में 23 लाख से ज्यादा का बैकलॉग इनके 5 स्टेट में है। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने आप अपनी पोल खोल के गए हैं यहाँ पर, और उन्होंने साथ ही ये भी बोला चंदा पड़े हो, उन्होंने साथ में ये भी बोला उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कलह है, सबसे ज्यादा कलह है, और वो अपनी मोहर लगा के गए। अच्छा आपके अंदर अंतर्द्वंद है, कितने ईमानदार हो, करिए अपने ऐसे नहीं हो पाई ये चर्चा, ऐसे टाइम वेस्ट होता है, ऐसे चर्चा नहीं होती।
संजीव जी, एक सवाल तो आपसे भी बनता है, आप बताइए, आरोप बताइए। लगा रहे हैं, लेकिन जब छात्रों से आपने संवाद किया, क्या आपने सुना कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार विकास की राह पर चलना चाहती है, नशा मुक्त उत्तराखंड की बात करती है, लेकिन जगह जगह पर खुद शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। तो आखिरकार कैसे नशा मुक्त उत्तराखंड बनेगा जब आप खुद ही नशा परोसेंगे? तो निश्चय जी देखिए, देखिए हमने एक नहीं 2 दुकान दी। ये देखिए, ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, नहीं ये कह रहे थे, बता दो, मान लेंगे भाई। निश्चय जी निशी देखिए, जी, इतना सुंदर तो मेरे घर का कमरा भी नहीं है जितना सुंदर ये ठेके खुलवा रहे हैं। जो बच्चा नी भी पी रहा है वो भी पी लेगा। अरे भैया भैया संजीव भाई, क्या मान जाइए, संवेदनशीलता है मान आपकी? जाइए आप, क्या संवेदनशीलता है आपकी? आप कहने वाले थे ना, अरे कितना एक नहीं खुश हमने हो 2 रहे दिए, हो, कितना खुश आप हो नहीं रहे कहने, हो, आप ही उठे निशी अरे जी, कितना हमने खुश हो एक रहे हो नहीं 2 मेरे दिए। भाई, एक नहीं 2 कितना दिए। खुश हो रहे अरे हो, भैया दुख, ये व्यंग अरे कर क्या रहे करूं? हो, क्या ये करूं? छात्रों के ऊपर अच्छा, व्यंग कर क्या- रहे हो, अरे नहीं, यही चाहते हो ये आप? ठेके के ऊपर आप व्यंग है। यही ये चाहते ठेके हो? के ऊपर आप यही चाहते मैं हो? ये चाहता हूं कि हमारी जो दुकान- सरकार तो जो दुकानें आपने 2 खोली जितने उनमें एक ड्रग बंद कर दो। माफिया ये हैं चाहता हूं। उनको पूरी तरह से माफिया नेस्तनाबूद करने की माफिया दिशा इन्होंने में खत्म कर लगातार दी हम निशी लोग जी, काम और कर रहे गली हैं। मोहल्ले में ठेके खोल दिए। और ऐसे माफिया और खत्म किए। जीरो टॉलरेंस की नीति पर कौन हमारी सी जीरो सरकार टॉलरेंस? लगातार चल रही है। वही शराब वाली। उसी जीरो टॉलरेंस पे निशी जी, जो ठीक है। 2017 लेकिन से आप मुझे पहले आप बताएं- नहीं थे, लेकिन आप मुझे बताइए जो ना, आप भर्ती बच्चे घोटाले अगर इस करते तरीके थे, का सवाल उठाएंगे जो- तो आप समझिए आप किस परिस्थिति में भैया, हैं इस वक्त। एक के साथ एक भैया, पूरी सब ठीक है अरे, निशी जी। वो मेरे कह भाई रहे हैं जो- हमारा जाता हूं ना, भविष्य- अरे हरीश तो मेरे रावत घर जी से जो पहले डेनिस मसाले बेच कोठी रहे में थे उसकी चमचमाता बात हुआ करो ठेका ना। ना, वो ठेके हरीश को रावत करा जी दो। जो डेनिस बेच रहे अरे थे भैया, उसकी बात कर भैया लो। मेरी बात तो सुनो। अरे उसकी बात अरे कर भैया, लो। आप जो आप आगे देख के जो चले या गंग- पीछे देख के चले? संजीव जी, पूछा आपसे जाएगा। संजीव जी जरा मैंने सवाल संजीव जी। आपसे जो पूछा उसका जवाब मुझे दीजिए। अगर बच्चे इतनी संवेदनशीलता के साथ इस सवाल को उठा रहे हैं कि नशा परोसा जा रहा है, जिस वजह से उनका घर उजड़ जा रहा है, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, निशी जी और देखिए, वो बच्चों जिस ने जो रास्ते से प्रश्न स्कूल किया है, पहुंचते हैं, बच्चों ने जो वही प्रश्न रास्तों किया में है, इतने जो ठेके खोल तमाम दिए। जिस तरह से जो भी ड्रग माफिया हैं, जो भी यह नशे का व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए जिस भी थाना क्षेत्र में जो भी पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में इस प्रकार का कहीं पर भी कोई शिकायतें होंगी, उस और ये सरकार खुद खोले तो? उन तमाम एसएचओ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी फिक्स की अवैध गई नहीं है, है। ये वैध पूरी तरीके से जिम्मेदारी हुए हैं। पूरी जिम्मेदारी वाला फिक्स पूरा की- टीरी ठीक है। एक पूरी ठेका बंद जिम्मेदारी- नहीं करा, ठीक पूरी है, जिम्मेदारी संदीप जी फिक्स बोलिए, की संदीप गई जी है। बोलिए, पूरी संदीप जी। जिम्मेदारी निशी फिक्स जी, की गई है। निशी जी, इनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, लाखों लाख जनता नरेंद्र नगर, टीरी, ढालवाला, ऋषिकेश की, वो ढालवाला का ठेका बंद नहीं करा पाई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। इनके मंत्री क्या बेशरम बयान देते हैं, पहले ठेका दूर था, हमने पास खोल दिया, अब एक्सीडेंट कम हो रहे। और मैं फिर कहना चाहता हूं, आप इस प्रदेश में अकेले ऐसे सरकार मुख्यमंत्री जब धामी जी, कार्यवाही करती है जिसने तो आपके ठेके- नेता ही जाते हैं ठेके ढाल दूध बनने की के लिए डेयरियों से ज्यादा उनकी। खोले, जिसने ठेके सरकारें परचून की जब दुकान से हमारी ज्यादा खोले, सरकार पुलिस जिसने प्रशासन ठेके- जब अरे भैया उनके इतने ऊपर महिलाओं रेड के- करने जाता अरे है, संजीव भाई, अरे आपके इतने नेता तो- आपके इतने नेता तो ढाल हमारी बनकर जाते हमारी हैं। माताओं बहनों के आपके ब्यूटी नेता पार्लर ढाल में बनकर ठेके खोल दिए जाते हैं। हैं। रुक जी, हाँ बोलिए, कंप्लीट कीजिए निशी जल्दी। जी, ये पूरे भारतवर्ष में अकेला एक ऐसा प्रदेश है जिसने मॉडर्न शराब के ठेके, एक दुकानदार ने अगर एक टेंडर लिया ना, तो धामी जी ने कहा भैया तू एक और ले, और आप विश्वास नहीं करें, आप जब भी अपने घर जाएंगी एक ठेका तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो हमेशा ही मिलता था। 2-3 ठेके। अरे ऐसा समय आ गया इस प्रदेश में कि अकेले देहरादून में इतनी राशन परचून की दुकानें नहीं, जितने शराब के ठेके पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने शासनकाल में खोले। केजरीवाल क्या है ये? केजरीवाल अरे केजरीवाल तो भैया, केजरीवाल तो वो कुछ भी नहीं है इनके आगे बेचारा। वो तो उन्होंने तो खोले फिर बंद हो गए। ये तो बेशर्मों की तरह खोल के बैठे हैं चारों कोने में। संजीव भाई, घर से बाहर निकलेंगे ना तो परचून की दुकान में आज की नींद ढूंढ पा रहे हैं, ठेका आपके घर के बगल में जरूर। अरे केजरीवाल वैसे ही आपकी बेटी अरे है। भैया सुन तो लो, हमने मान लिया BCD छोड़ो, लेकिन ये मानो संजीव भाई कि ये शराब के ठेके के मामले में तो बड़ी बेशर्मी आपकी पार्टी ने दिखाई है। ये मानो ठीक है। संजीव भाई, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, भाई। मीनाक्षी जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तरफ विकास की बात की जाती है, नशा मुक्त उत्तराखंड की बात की जा रही है, ड्रग फ्री देवभूमि का जिक्र बार बार मुख्यमंत्री अपनी जुबान से करते हैं, लेकिन जब वाकई में धरातल पर इस कार्रवाई की बात आती है और कहा जाता है कि अवैध रूप से कोई भी अगर इस तरीके से शराब के ठेके खोलेगा या फिर इस तरीके से अवैध बिक्री करेगा, उस पर सख्त एक्शन होगा, लेकिन जहां पर सरकार खोल रही है उसका क्या? निशी जी, यही तो समस्या है कि सिर्फ इन सब चीजों पे बात ही हो रही है। ये जहां तक ये बात करते हैं ना कि अवैध निर्माण पे हम लोग एक्शन कर रहे हैं, तो जाके देखिए कितनी कंप्लेंट इनके पास पड़ी हुई है अवैध निर्माण वाली।
पूरे प्रदेश से जगह जगह से कंप्लेंट इनके पास पहुंची हुई है, लेकिन उनका निराकरण इनके पास नहीं है। सोचिए कितने दुख की बात है कि एक प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद यहाँ का राजस्व जो है वो शराब से सबसे ज्यादा आ रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट ही अपने आप में इस उत्तराखंड की जो हालात है उसको बयां करती है कि जहां पर संसाधनों से भरपूर एक प्रदेश, जहां नदियां जो हैं वो इतनी मात्रा में है कि पूरे देश को हम लोग ऊर्जा सप्लाई यहां से कर सकते हैं, लेकिन इस सरकार की नीयत सिर्फ शराब पे आके अटकी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि भविष्य को बर्बाद करने का यही तरीका है, भविष्य बर्बाद करो और अपनी जेबें भरो। आज इन नेताओं को आप देखिए जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ गुना तक बढ़ गई है जब से ये राज्य बना है। तो आज आप समझ सकते हैं ना कि इतनी इनकी संपत्ति कहां से बढ़ी है, क्योंकि आए दिन हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या क्या न्यूज इनके नेताओं की आती है। लेकिन फिर वही बात है कि सिर्फ बात हो रही है कि नशा मुक्त, ड्रग फ्री, हम लोग बच्चों के लिए क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। और इस बार देखिए जनता सब समझ रही है, और हम तो ये कह रहे हैं कि यूथ संवाद की जो इन्हें बात याद आई है वो इसी कारण आई है कि यूथ इनके विरोध में है। वो समझ रहा है कि ना ये पर्यावरण बचा पा रहे हैं, ना ये बच्चों का भविष्य बचा पा रहे हैं। यूथ संवाद आज इनको याद आया जब बच्चे सड़क पे आए। इससे पहले इन्हें तब नहीं याद आया था जब बेरोजगारी के कारण, जब बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही थी, तब इन्हें यूथ संवाद याद नहीं आया। इन्हें तब यूथ संवाद याद नहीं आता जब नौकरी के लिए बच्चे पलायन यहाँ से कर रहे हैं। इन्हें यूथ संवाद तब याद नहीं आता जब नशे के कारण जो है बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उस टाइम नहीं आता इनको यूथ संवाद याद। महिलाओं की याद इन्हें तब याद आती है जब चुनाव का समय नजदीक होता है कि किस तरह से महिलाओं को बरगलाया जाए, उनके माइंड में ये चीज डाली जाए कि तो बहुत ही महिला सुरक्षा को लेके बहुत ही संवेदनशील सरकार है। तो मीनाक्षी जी, आपकी सरकार आए तो फिर क्या सारे शराब के ठेके बंद हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल, हम उत्तराखंड क्रांति दल तो शराब के विरोध में है ही, शुरू से ही। इसने बोला है कि इस प्रदेश में शराब की तो नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आए चाहे ना आए, ये आप लोग डिसाइड नहीं करोगे, ये जनता डिसाइड करेगी। और ये जो आपका सेंटेंस है ये आपके अहंकार को दर्शाता है कि कितना अहंकारी ये जो है सत्ता पक्ष हो चुका है। कि जिन्हें ये लगता है कि अगले 50 साल तक इनको गद्दी से कोई नहीं हिला सकता। आज जनता ने बता दिया है, जगह जगह पे जो इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उससे पता चल गया है कि 50 सालों तक किसकी सरकार आने वाली है और किसकी रहने वाली है। लेकिन मीनाक्षी जी, क्या आपके पास भी कोई ऐसे कार्यक्रम की रूपरेखा है? जैसे कांग्रेस के पास छात्रों की गूंज है, ये युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कैसे कनेक्टिविटी का एक साधन तैयार कर रहे हैं? कोई विशेष कार्यक्रम, कोई आगे का प्लान? जी, हमने हमारे जो प्लान्स हैं वो आगे पूरा, अभी हमने सैनिकों को लेके संवाद किया है, करने का प्लान है हमारा, महिलाओं को लेके है, यूथ हमारे साथ इतनी मात्रा में जुड़ा है और लगातार आए दिन हम लोग यूथ संवाद तो हमारा लगातार हो रहा है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से सारी रूपरेखा हम लोगों के पास है और आने वाले समय में आप देखेंगे भी। ठीक है। राकेश मिश्रा जी, क्या लगता है कि युवा संवाद करके, महिला सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन करके, छात्रों की गूंज करके, या फिर आगे सैनिकों के साथ भी वार्ता करके, क्या एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो ये कवायद की जा रही है, ये रूपरेखा क्या चुनाव में दम भर पाएगी? इसका फायदा पहुंचने वाला है? क्या होने वाला है? क्योंकि जितना जवाब इनसे लिया जा रहा है, जनता से फीडबैक सोचा जा रहा है कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जो करा जा रहा है उसके उल्टे जवाब भी पूरे मिल रहे हैं। देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले मुझे एक बात की पीड़ा हुई। अभी पीड़ा ये हुई कि जब हमारी बहन मीनाक्षी बोल रही थी कि उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी तो हम पूरी तरह से शराब बंद करेंगे, तो संजीव भाई कहते हैं कि अगले 10 वर्ष तो नहीं आनी, 50 वर्ष। देखिए, मैं फिर कहता हूं, शराब एक हमारे प्रदेश के लिए अभिशाप है। इस पर तीनों राजनीतिक दलों को एक बात कहनी चाहिए कि हम शराबबंदी पे काम करेंगे, तो शायद जनता को ये बात समझ में आती है। आज युवा महोत्सव जब हो रहा था और मुख्यमंत्री जी संवाद कर रहे थे, तो उसमें से 10 से 12% छात्रों ने इसी मुद्दे पे बात की, क्योंकि वो अपने घर की पीड़ा देखते हैं। ये उत्तराखंड की जरूरत है। आज 35 वर्ष से कम आयु के ज्यादातर युवा उत्तराखंड में निवास करते हैं, और आज उनकी जवानी उत्तराखंड में काम क्यों नहीं आ रही? ये एक सोचने का विषय है। इस पर हम नानुकुर नहीं कर सकते। हम इस पे एक ठोस रणनीति हमें बनानी पड़ेगी, और ये सरकार का दायित्व है। मैं इसे पुष्कर सिंह धामी को एक फीडबैक लूंगा, और आप देखिएगा
मैं जहां 5 वर्षों से उस व्यक्ति को समझ रहा हूं कि आने वाले आप 10-15 दिनों में, महीने भर में इस पर एक एक्शन होता हुआ दिखेगा आपको। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि नीति निर्धारण का समय कब तय किया गया, जब राज्य के सर पर चुनाव है। क्या इसका फीडबैक हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, या सरकार कर पाएगी, या विपक्ष इसको भुना पाएगी? और अब शायद मुझे लगता है जिस तरह से महिलाएं, कई ऐसे कार्यक्रम हुआ, जैसे अभी ढाल खाल वाली घटना हुई, टिहरी वाली हुई, है ना, अब शराब को लेकर समाज में एक बहिष्कार तो चल ही रहा है, क्योंकि इसमें यूथ तो समाप्त हो रहे हैं। हमारी पुरानी पीढ़ियां भी इसके झांसे में आ रही हैं। और ये आज उत्तराखंड के लिए, मैं फिर कहता हूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड को अपना घर मानता हूं, मेरे जीवन का बहुत बड़ा समय इस राज्य में गया है, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ इस राज्य से हुआ है, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जहां देवभूमि में देवतुल्य नागरिक रहते हैं, वहां ये राक्षस के रूप में एक शराब भी रहती है। आज तीनों दलों को, मैं चमोली जी से भी कहूंगा, संदीप जी से, कि आप भी संकल्प लो कि आपकी सरकार आती है तो हम रोकेंगे शराब को, शराबबंदी पे काम करेंगे। और मैं वर्मा जी से भी चाहूंगा कि इनकी पहुंच है, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में से आते, इनको कहना चाहिए अपनी सरकार से। और मैं व्यक्तिगत रूप से वर्मा जी को जानता हूं, ये स्वयं शराब के इतने बड़े द्रोही हैं जिसका कोई जवाब नहीं। शायद ही इनके हाथ से कभी किसी ने एक जाम लिया हो, तो इन्हें भी इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम सभी शराब के विरोधी हैं, बिल्कुल। और नशा इस प्रदेश को ले डूबेगा अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया। बिल्कुल। लेकिन माफी चाहूंगी, देखिए समय की कमी है और समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन आवर में एक चर्चा का जो निष्कर्ष निकल कर आया है वो ये जरूर निकल आया है कि नशे के खिलाफ पूरा उत्तराखंड है, लेकिन आखिरकार इस बहिष्कार को मुख्यमंत्री किस तरीके से लेते हैं, किस तौर से लेंगे, और आखिरकार इस पर कब तक एक्शन होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। और इस पर कितनी जल्द एक्शन लेकर पूरे उत्तराखंड में शराब की बंदी हो जाएगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।